बाबुल सुप्रियो ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया होगा शबे बारात वाले दिन टोपी पहन करके। अब लुंगी पहनना बाकी है और 4 शादी करना बाकी है। बालीगंज से कुछ दिन पहले ही हारे हैं, मुंह की खाए हैं, उसके बाद फिर अब दीदी का आंचल पकड़ करके वहां चले गए। फैसला होगा पश्चिम बंगाल के बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के मुसलमानों के सोच का कि ये वही बाबुल सुप्रियो है जो मुसलमानों के इतने अगेंस्ट होते थे। आज ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में बालीगंज के मुसलमान कुरान फॉलोअर्स हैं, हदीस बिलीवर्स हैं, सुन्नते रसूल बिलीवर्स हैं, या श्रीमती ममता बनर्जी के बनाए हुए एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स और उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन के बिलीवर्स हैं। कि एक ऐसा नेता जो दलबदलू है, एक ऐसा नेता जो मुसलमानों को बहुत गाली गलौज करता आया है, एक ऐसा नेता जो मुसलमानों से सिर्फ नफरत करता आया है, ऐसे दलबदलू नेता को, ऐसे लालची नेता को कभी भी मुसलमान को या किसी भी वोटर को, बालीगंज के वोटर को नहीं चुनना चाहिए और नहीं चुनेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप कॉपी किताब और कलम और एजुकेशनल टेम्पल में जो है वो विश्व बांग्ला का प्रमोशन होता है और दारू बिकता है लोगों के भीड़ में। तो एक्चुअली दोल नहीं मनाया गया था, दारू का एक फेस्टिवल मनाया गया था दोल के आड़ में। ये दारू फेस्टिवल था, द्वारे द्वारे मत हुआ है, दारू फेस्टिवल बन गया। সম্প্রতি একটা ধর্মীয় সভায় বাবুল সুপ্রিয়কে দেখে কটাক্ষে স্বীকার করছেন মানুষ বলছে বাবুল সুপ্রিয় কি ধর্ম পরিবর্তন করলো কি ধর্ম পরিবর্তন বাবুল সুপ্রিয়? আমরা জানবো। আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন বিজেপি নেত্রী নাজিয়া এলাই খান। বাবুল সুপ্রিয় ধর্ম পরিবর্তন করলো, কি বলবেন? धर्म परिवर्तन तो श्रीमती ममता बनर्जी ने 2011 में भी किया था पर माना नहीं है। धर्म परिवर्तन नुसरत जहाँ ने पार्लियामेंट में एंटर होते ही कर लिया था और एक हिंदू से शादी करके, पर माना नहीं। तो उसी तरीके से बाबुल सुप्रियो ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया होगा शबे बारात वाले दिन टोपी पहन करके। अब लुंगी पहनना बाकी है और 4 शादी करना बाकी है। 2 शादी तो पहले ही कर रखा है उन्होंने। अब मुसलमानों के भीड़ में जाकर के जो चाटुकारता पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनकी तरह वो भी 4 शादी कर लेंगे। 2 ही तो और करना है, इसके अलावा और क्या है। देखिए, धर्म की राजनीति जो है वो पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी ने 2011 से ही खेला था। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने आने के बाद इनका भांडा फोड़ा है, इनका ढोल को फोड़ा है कि ये धर्म की राजनीति करती हैं। हर एक तरीके से अगर आप नंबर वाइज लेंगे तो भी हमारी जनता को समझ में आएगा कि ला इलाहा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उल्टा पुल्टा नाउज़ुबिल्ला, लेकिन उन्होंने पढ़ा। मंत्रों का उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं थी पर उन्होंने किया। राम के नाम पर किसी को जेल भेजने की ज़रूरत नहीं थी पर उन्होंने किया। इमाम बहता देने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने दिया, लेकिन पुरोहित को बहता नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों, मदरसों को एड देने का एक्सपेक्टेशन दे करके उन्होंने सारे मदरसों को लावारिस की तरह छोड़ दिया। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान बनाने का लालच दे करके सारे मुसलमान जो उर्दू लैंग्वेज से पढ़ाई किए हैं, MA किए हैं, PhD किए हैं, वो सब आज ऑटो और रिक्शा चला रहे हैं। तो हर एक पॉइंट पर मैं ऐसी 1000 लाख बातें बता सकती हूँ, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहाँ पर श्रीमती ममता बनर्जी ने धर्म को लेकर के खेला है पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी को सांप्रदायिक बोला जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी धर्म को लेकर के सेंटिमेंटल अटैक नहीं किया है। एक कास्ट और क्रीड के रिचुअल को लेकर के एक इमोशनल अटैक नहीं किया है। देखिए, एक पॉलिटिकल आदमी जब पॉलिटिशियन बनता है, जब वो लीडर बनता है, तो वो सारे धर्मों को लेकर के चलना पड़ता है उसको। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं सिर्फ मुसलमान को लेकर चलूँगी, या मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ हिंदू को लेकर चलूँगी। हमें आइडियल बनने के लिए उन तमाम को एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर देखना पड़ता है, जो श्रीमती ममता बनर्जी ने नहीं किया है। उन्होंने हमेशा धर्म की राजनीति खेली है और खेलती चली आ रही है, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा दिन हम लोग चलने नहीं देंगे, किसी हाल में चलने नहीं देंगे। নাজিয়া এলাই খান, দুটো এমন কারণ বলুন বালিগঞ্জে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ভোট করবে মানুষ, এমন কি দুটো কারণ? सबसे पहला कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर काम किया जाता है और जनता के लिए ये पार्टी बनी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी वायदे होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो उनको पूरी तरीके से मिलता है। आज अगर स्टेट चल रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से ही चल रहा है। और मैं उस दूसरे बात में दूसरा टॉपिक में जोड़ देती हूँ कि एक ऐसा नेता जो दलबदलू है, एक ऐसा नेता जो मुसलमानों को बहुत गाली गलौज करता आया है, एक ऐसा नेता जो मुसलमानों से सिर्फ नफरत करता आया है, ऐसे नेता को, ऐसे दलबदलू नेता को, ऐसे लालची नेता को कभी भी मुसलमान को या किसी भी वोटर को, बालीगंज के वोटर को नहीं चुनना चाहिए और नहीं चुनेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। শিক্ষা দপ্তর থেকে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে, স্কুল ড্রেস সাদা শার্ট
আর নীল টি শার্ট বলুন, প্যান্ট বলুন, যা খুশি, সাদা নীল কম্বিনেশন, আর লোগো থাকবে বিশ্ব বাংলার লোগো। एडुकेशनल टेम्पल, एडुकेशनल प्लेसेस को भी उन्होंने एक पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड बना दिया। अब विश्व बांग्ला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो दीदी और दीदी के भाईपों की है। अब वो स्टूडेंट्स को भी लगाना पड़ेगा। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। कम से कम स्कूल के स्टूडेंट्स को बख्श देना चाहिए। रही बात यूनिफॉर्म की, तो नील और सादा तो उनके भाई का कलर का दुकान है, उसको वो बेचने के लिए बहुत जगह प्रमोशन करते रहती हैं, करते रहें। ग्रेस बनाने की कोशिश कर रही हैं, लंदन बन नहीं पाया, शायद ग्रेस बन जाएगा। तो कलर प्रमोशन वो अपने भाई के, दीदी मुनी अपने भाई के कंपनी का वो प्रमोशन करती हैं। अब रही बात यूनिफॉर्म की, तो मैं यूनिफॉर्म को फेवर करती हूँ कि हर एक इंस्टीट्यूशनल प्लेसेस में, हर एक स्कूल में और हर एक कॉलेजेस में जहाँ पर यूनिफॉर्म है, जहाँ एकेडमिक प्लेसेस में यूनिफॉर्म मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखाई देना चाहिए। और कास्ट और क्रीड के हवाले से उनके ड्रेसिंग कोड नहीं दिखने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी एजुकेशनल टेम्पल में एंटर करते हैं तो वहाँ पर कास्ट और क्रीड नहीं देखा जाता, सिर्फ स्टूडेंट्स देखे जाते हैं। विश्व बांग्ला का लोगो और बैच पहनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ये श्रीमती ममता बनर्जी को अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इतना प्रमोट करने की एक छात्र छात्रियों के ऊपर लगा करके, थोप करके, ये करना बिल्कुल गलत है। নাজিয়াদি, ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি বাবুল সুপ্রিয়কে নিয়ে যে মন্তব্য উঠছে, বাবুল সুপ্রিয় নিজেও দাবি করছেন যে আমি বালিগঞ্জে দুবার জিতেছি। কিসের জোরে দুবার জিতেছে? ভারতীয় জনতা পার্টি না ব্যক্তি বাবুল সুপ্রিয়? কারণ আমরা জানি সম্প্রতি বিধানসভা ভোট যেটা 6 মাস আগেও হয়ে গেল, সেটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে বাবুল সুপ্রিয় 50,000 ভোটে ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে হেরেছেন। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आकर के नाम कमाया उन्होंने, शोहरत कमाई, इज़्ज़त कमाई, चेयर कमाया, और एक ऐसा लालची इंसान जो इस उम्र में बुढ़ापे में आकर के अपने लालच को पूरे में प्रोपेगेंडा करके फैलाया है कि मैं बहुत लालची और सेल्फ सेंटर्ड आदमी हूँ। मुझे मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी, मैं किसी के साथ भी दोगलामू कर सकता हूँ। मुझे Y+ सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ दोगलामू कर सकता हूँ। तो एक ऐसा इंसान जो किसी को किसी भी वक्त अपने पद और पोस्ट के लिए छोड़ सकता है और किसी का भी हाथ पकड़ सकता है, किसी के भी आंचल में जा कर के सहारा ले सकता है, ऐसे इंसान को जनता ना छुए तो ज़्यादा अच्छा है। अब रही बात के बालीगंज से कुछ दिन पहले ही हारे हैं, मुँह की खाए हैं, उसके बाद फिर अब दीदी का आंचल पकड़ करके वहाँ चले गए। फैसला होगा पश्चिम बंगाल के बालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र के मुसलमानों के सोच का। उनकी सोच समझ में आएगी कि ये वही बाबुल सुप्रियो हैं जो मुसलमानों के इतने अगेंस्ट होते थे। आज ये पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में बालीगंज के मुसलमान कुरान फॉलोअर्स हैं, हदीस बिलीवर्स हैं, सुन्नत रसूल बिलीवर्स हैं, या श्रीमती ममता बनर्जी के बनाए हुए एथिक्स, पॉलिटिकल एथिक्स और उनके बनाए हुए रूल रेगुलेशन के बिलीवर्स हैं। ये मुसलमानों का फैसला इस बार बालीगंज इलेक्शन के, बाईपोल इलेक्शन के रिजल्ट आते ही समझ में आ जाएगा। और वो दिन दूर नहीं है जब पश्चिम बंगाल में ये बात बहुत तेज़ी से उड़ेगी कि हर इलेक्शन में मुस्लिम वोट को बॉयकॉट कर देना चाहिए। काश्मीर फाइल्स देखेছেন? हाँ जी, बहुत बहुत खूबसूरत मूवी है, बहुत अच्छा लगा देख करके। कुछ लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे मुसलमानों ने मुझे मेरे सोशल मीडिया के इनबॉक्स में आकर के काफ़ी बड़े बड़े बयान दिए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फैक्ट बात बताना या फैक्ट चीज़ों को, फैक्ट स्टोरी को सामने रखना कुछ बुरा नहीं है। हमने बहुत सारी मूवीज़ देखी, मुग़ल आज़म देखा है हमने, अभी हालिया में बहुत सारी हिस्टोरिकल मूवीज़ को हम लोगों ने देखा है। तो आज उन पर मुद्दा नहीं उठ रहा है, उस पर मुसलमान बात नहीं उठा रहे हैं। हालांकि मुग़ल आज़म में भी बहुत सारी चीज़ें गलत दिखाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं उठाया जा रहा है, उसमें मुसलमान आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स में उठा रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, बहुत अफसोस भी फील होता है कि
हमारे कुरान में अगर बामायने पढ़ा जाए तो कहीं पर भी किसी के साथ बुरा करना सिखाया नहीं गया है। हमारा कुरान हमें हमेशा सब्र के बारे में बताया है, हमें हमेशा सोशल चीज़ों को करने के बारे में बताया है, शांति के बारे में बताया है, हेल्पिंग नेचर के बारे में बताया है। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों ने कुरान को बियॉन्ड रख करके नाउज़ुबिल्लाह इस तरीके की अफरा तफरी की है, वो इस मूवी के ज़रिया अलर्ट किया गया है कि आप अगर कुरान के मानने वाले हैं तो प्लीज़ कुरान को फॉलो करें। मुझे बहुत बुरा लगा कि जिस तरह के तरीके से हिंदू पंडित कश्मीरी पंडितों के ऊपर चार्ज हुआ, उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके मंदिरों को तोड़ करके ये लिख दिया गया वाइट पेंट से कि यहाँ पर पेशाब करना ज़रूरी है। बहुत बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत बस मैं इतना कह सकती हूँ कि इस तरीके की मूवीज़ हमारे समाज में युवाओं को देखना बहुत ज़रूरी है और ऐसी मूवीज़ आनी चाहिए जिससे हमको नॉलेज मिल सके कि ये बहुत ज़्यादा दिन की बात भी नहीं है, 1990 की बात है। तो 1990 में जो उन लोगों ने सहा है आगे वो ना सहना पड़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉलेज के बिना पर इस मूवी को लेना चाहिए, ना कि हेटरेट के बिना पर। না যদি একটা কথা সম্প্রতি উঠছে খুব, যে কাশ্মীর ফাইলস দেখার জন্য নাকি বিজেপি নেতা নেত্রীদের উপরে একটা আরোপ লাগানো হয়েছে বা জোর করা হচ্ছে, জোরপূর্বক যে দেখতেই হবে বা দেখতে নিয়ে যেতেই হবে বা এত টিকিট কিনতেই হবে, এরকম কি কিছু? नहीं भाई, मुझे तो किसी ने नहीं कहा और किसी का भी फ़ोन नहीं आया कि आप जाकर के कश्मीर फाइल आपको देखना पड़ेगा और फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया और किसी ने मुझे फ़ोर्स भी नहीं किया। हाँ, अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बेसिक नॉलेज जो है वो वास्ट हो, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अपने क्वायरीज़ के लिए, अपनी क्यूरियस माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए मैंने कश्मीर फाइल्स देखी कि क्या फ़ैक्ट है और क्या सही नहीं है, क्या गलत चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं। तो मैंने देखा और उसके बाद फिर मैंने जितना पढ़ा और जितना मैंने नॉलेज लिया सोशल ऐप्स पर या बाकी किताबों को देख करके हवाले से, बड़े बड़े ऑथर के हवाले से, मैंने देखा कि वो फैक्ट दिखाया गया है, बिल्कुल रॉ पिक्चर दिखाई गई है। और इतना फैक्ट कभी भी हम लोगों ने हिंदी सिनेमा में देखा नहीं था। मुझे मूवी बहुत पसंद आई है, लेकिन मैंने उसको एक हेटरेट की नज़र से नहीं देखा है, मैंने उसको एक नॉलेज की नज़र से देखा है। और आगे के लिए ये सोचा है मन में कि अगर कोई भी युवा मुसलमान ऐसे नफरत चीज़ों को अडाप्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं उसको समझा सकती हूँ कि हमारा कुरान एक्चुअली में जिहाद का मतलब ये नहीं बोला है कि आप किसी का कत्ल करो, या एक्चुअली में ये नहीं कहा है कि आप किसी को परेशान करो या दुख दो या तकलीफ दो। ये मैं एटलिस्ट अवेयर कर सकती हूँ अपने मुसलमान युवाओं को। আপনি যেই মুহূর্তে এইসব কথা বলছেন সেই মুহূর্তে আমাদের রাজ্যের মন্ত্রী মন্তব্য করছেন। সম্প্রতি আপনি জানেন তিলজলায় গুলি চলেছে বা বিভিন্ন জায়গায় যে দু একটা ঘটনা তো এরকম ঘটতেই পারে, কারণ পুলিশ কোর্ট কিসের জন্য? देखिए, फरहाद हकीम के लिए आप बात कर रही हैं। फरहाद हकीम गुंडा पालते हैं। ये जितने तृणमूल के जो वर्कर्स हैं, जो बेग बगान, खसिया बगान, कलेजी पट्टी, केला बगान, मछुआ बाज़ार में जो ये लोग रहते हैं, ये क्यों रहते हैं और ये क्या है? ये तृणमूल कांग्रेस के वर्कर नहीं हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के गुंडा हैं। ये इनमें जहालत, 99% लोगों में जहालत इतनी भरी हुई है कि ना इनको दीन के बारे में पता है, ना इनको दुनिया के बारे में पता है, ना इनको ये पता है कि कुरान क्या बोलता है, ना इनको ये पता है कि संविधान क्या बोलता है। इनको सिर्फ इतना पता है कि हमारा नेता क्या बोलता है। हमने कई बार देखा है कि नेताओं का चप्पल जूता पहनाने के लिए लड़ाई होती है, नेताओं का गमछा पकड़ने के लिए लड़ाई होती है, नेता जब मंत्री आते हैं तो उनका गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए लड़ाई होती है। ये है तृणमूल कांग्रेस पार्टी और ये है उनके वर्कर। तो आज फरहाद हकीम ने अगर प्रोवोकेशन दिया है गोली चलने पर या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने पर, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि फरहाद हकीम तो खुद जेल खटे हुए हैं शारदा नारदा चिटफंड जैसी चीज़ों में। तो फरहाद हकीम जैसा नेता जब तक पश्चिम बंगाल में रहेगा, फरहाद हकीम जैसा मुसलमान मेयर जब तक पश्चिम बंगाल में रहेगा, तब तक पश्चिम बंगाल के मुसलमान कभी भी डेवलप नहीं कर सकते हैं, कभी भी शिक्षा की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। নাজিদি একটা কথা সম্প্রতি বলবো, একদমই আপনাকে কেটে, দোলে আপনি বলছিলেন না কিছুদিন আগে দুয়ারে মদ, দোলেতে 200 কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। আবগারি সূত্রে খবর যেটা এসে পৌঁছেছে, শুধু বৃহস্পতিবার 70 কোটি টাকার মদ বিক্রি হয়েছে। मैंने तो आपसे पहले ही बोला कि द्वारे द्वारे शिक्षा नहीं हो पाया, द्वारे द्वारे संविधान को अडैप्ट करने का एक इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया।
हर एक को संवैधानिक रिचुअल्स और संवैधानिक आर्टिकल्स को बताने के लिए अवेयरनेस कैंप नहीं लगाया गया। रेप विक्टिमाइज्ड औरतों के लिए कोई अवेयरनेस कैंप या कोई फैसिलिटीज़ नहीं बनाई गई। 3 तलाक पर जो असहाय महिलाओं के लिए कभी कोई तृणमूल की तरफ से अवेयरनेस कैंप या कोई फैसिलिटीज़ नहीं बना। मॉलेस्टेशन कंटिन्यूड बढ़ता चला जा रहा है, वर्किंग प्लेस हो या ट्रांसपोर्टेशन हो, उसके लिए कुछ नहीं, कोई फैसिलिटीज़ तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन मद को लेकर के ये लोग बहुत परेशान है। देखिए, हमारी दीदी मुनी मैडम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेम करने की अनुमति मंच पर देती हैं। क्या ये मैं गलत बोल रही हूँ? ये तो मीडिया ने दिखाया है। प्रेम कोरबे ना, प्रेम तो कोरबे, प्रेम करने की अनुमति मंच पर देती हैं और लाखों पब्लिक के सामने देती है। हमारी मैडम चीफ मिनिस्टर सिगरेट पीने की अनुमति प्रेस कॉन्फ्रेंस में देती हैं। जब शारदा चिटफंड का स्कैम सामने आया था तो उन्होंने खुद कहा था कि बेशिकोरे सिगरेट खान, ये तो खुद चीफ मिनिस्टर ने बोला था। ये तो खुद चीफ मिनिस्टर ने बोला है अपने मंच पर, अपनी पब्लिक मीटिंग में, कि একজন মহিলা কি পুরুষ বন্ধুতা হতে পারে নাকি, একজনের পুরুষের একজন মহিলা বান্ধবী হতে পারে নাকি। এটা তো নিজের মুখ্যমন্ত্রী নিজের মুখ থেকে বলেছেন, পাবলিক মিটিংয়ে বলেছেন। तो जिस स्टेट में पब्लिक मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी वाहियात बातों को चीफ मिनिस्टर बोलेंगी, उस स्टेट में दारू ही तो बिक्री होगा। तो क्या आपको क्या लगा कि एजुकेशनल कॉपी किताब और कलम दिया जाएगा? नहीं, आप कॉपी किताब और कलम और एजुकेशनल टेम्पल में जो है वो विश्व बांग्ला का प्रमोशन होता है और दारू बिकता है लोगों के भीड़ में। तो दोल नहीं मनाया गया था, दारू का एक फेस्टिवल मनाया गया था दोल के आड़ में। ये दारू फेस्टिवल था, द्वारे द्वारे मद हुआ है, दारू फेस्टिवल बन गया, हो गया। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার।